चलो ठीक है। तो अपना ऑब्जेक्टिव क्या है बेसिकली कि हम लोग आज डीबगर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डीबगर क्या होता है, यूज़ कैसे करते हैं और कितना हेल्पफुल होता है। तो पहला पॉइंट कि दो टाइप के डीबगर्स होते हैं। मैं एक काम करता हूँ, नोट भी बना लेता हूँ। वो दिखाने का वो सिर्फ नाम था, वो बस 5 GB चल रहा है। चल रहा है। इसमें लिमिट रीच कर, चलो इसमें कर लेते हैं। ठीक है, अभी मैं तुमको बताता हूँ कि डीबगर होता क्या है। ठीक है, तो डीबगर एक पॉइंट है। सेकेंड चीज़, दो टाइप के डीबगर होते हैं। एक होता है कंसोल बेस्ड डीबगर और दूसरा होता है वेब डीबगर। ठीक है, अब कंसोल, पहली बार डीबगर क्या होता है। तो डीबगर किसी भी पॉइंट पे एप्लीकेशन को रुकाने की एबिलिटी है। ठीक है, अगर मैं छोटे टर्म्स में बताऊँ तो मतलब फॉर एग्जांपल कोई ना कोई ऐसा एक वेब ऐप समझो बना रहे हो तुम लोग। ठीक है, और वो कोड लेट्स से 500 लाइन का है, बहुत बड़ा लाइन का कोड है। अब तुमको लेट्स से कि वहाँ पे उस 500 लाइन में 50 वेरिएबल्स बने हुए हैं, तो तुमको कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन से वेरिएबल का वैल्यू किस पॉइंट पे क्या था। एक तरीका है कंसोल डॉट लॉग लिखो या प्रिंट ऐप लिखो अगर जावा यूज़ करते हो। दूसरा तरीका है कि डीबगर यूज़ करो। ठीक है, कंसोल यूज़ कर सकते हैं पर नॉर्मली कंसोल वगैरह नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि देखो हर वेरिएबल को कंसोल करना पड़ेगा और सबसे बेकार चीज़ ये होती है देखो ऐप को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बिना ऐप को रीस्टार्ट किए कंसोल के लॉग्स नहीं देख सकता अगर लॉग्स ऐड किए हैं तो। ठीक है, तो उस केस में हमको डीबगर हेल्प करता है कि हमको बिना टर्मिनल किल किए हुए या बिना ऐप को रीस्टार्ट किए हुए हम लोग कोई भी वैल्यू का, कोई भी वेरिएबल का वैल्यू देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार एक सिंपल डेफिनेशन भी लिख देता हूँ। एबिलिटी टू स्टॉप एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम एट एनी गिवन टाइम। ठीक है, एबिलिटी टू स्टॉप एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम एट एनी गिवन टाइम। तो ये हमारा डीबगिंग चीज़ है। ये सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट मोड में ही होता है, क्योंकि प्रोडक्शन पे हमको डीबगिंग करेंगे तो हो गया हमारा फिर। ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन क्लियर है सबको? कुछ क्वेश्चन? हाँ भैया। ठीक है, दो टाइप के डीबगर होते हैं, मैं रिकैप कर लेता हूँ। दो टाइप के डीबगर हैं, कंसोल डीबगर, वेब डीबगर। डीबगर का बेसिक डेफिनेशन ये है कि एबिलिटी टू स्टॉप एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम एट एनी गिवन टाइम। तो हम दोनों टाइप के डीबगर देखेंगे आज। कंसोल डीबगर काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, वेब डीबगर भी काफ़ी ईजी होता है समझने में। तो मैंने क्या किया, कंसोल डीबगर के लिए छोटा सा फोल्डर बना दिया। तो हम लोग यहाँ पे एक नोड का ऐप क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो किसी को याद है नोड का ऐप क्रिएट करने की कमांड क्या? npminute। अगर मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू चाहिए तो डैश बार। आईफोन वाले। तो एक पैकेज और जेसन बना देता है ये। अब मैं एक फ़ाइल बना देता हूँ यहाँ पे, लेट्स से ऐप डॉट जेएस। ठीक है, अब प्रोग्राम, ठीक है, मैं इससे लिखवा रहा हूँ, मैं खुद नहीं लिखने वाला। ठीक है, तो इसने मुझे एक प्रोग्राम दे दिया है। वन लाइनर दिया इसने, तो मुझे अब चाहिए मल्टीपल लाइन्स ताकि तुमको मैं दिखा पाऊँ मल्टीपल एग्जीक्यूशन कैसे होता है। ठीक है, तो सिंगल लाइन में तो मैं नहीं दिखा पाऊँगा। ठीक, इसको यूज़ कर लेते हैं। वैसे तुम लोग यूज़ कर रहे हो ना जनरेटिव एआई अपने काम के लिए? हाँ, मैं कोपायलट यूज़ कर रहा हूँ भैया। को पायलट करो, नहीं तो कर्सर यूज़ करना है, कर्सर करो, पर करते रहो ना, उसका काफ़ी हेल्पफुल है प्रोजेक्ट में, तो एटलीस्ट बहुत हाँ। हेल्पफुल है। ठीक है, अब डीबगर होता क्या है, एटलीस्ट वीएस कोड में कैसे चालू करते हैं वो मैं बता देता हूँ। तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, तो हमको कोई एक्सटर्नल डीबगर्स की ज़रूरत नहीं है। पर लेट्स से अगर मैं पाइथन में प्रोग्राम लिखता या फिर मैं जावा में प्रोग्राम लिखता, तो मुझे एक एक्सटर्नल पैकेजेस की ज़रूरत होती है जो मेरे को डीबगर दे। बाय डिफ़ॉल्ट वीएस कोड जावा स्क्रिप्ट का डीबगर देता ही देता है।
चालू कैसे करते हैं, यहाँ पे तुमको दिख रहा है टर्मिनल पे, यहाँ पे बैश मेरा डिफ़ॉल्ट कमांड लाइन बैश है, उसके आगे ये ड्रॉप डाउन आ रहा है प्लस के साथ। मैं इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके जावास्क्रिप्ट डीबग टर्मिनल रन कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक किया तो एक सेम टर्मिनल ही ओपन हुआ, पर कुछ खास नहीं है राइट, यहाँ पे कुछ भी अलग नहीं दिख रहा है। अगर मैं दोनों टर्मिनल को देखूँ तो सेम ही चीज़ दिख रही है दोनों पे। ठीक है, बस ये हुआ है कि ये टर्मिनल एक डिबगर मोड पे रन हो रहा है। ठीक है, अब लेट्स से मैंने ऐप रन किया, तो इसको रन करने के दो तरीके हैं, नोड ऐप लिख देता हूँ या फिर मैं एंड्रॉइड की स्टार्ट की स्क्रिप्ट लिख दूँ पैकेज एडिशन में जाके। अगर मैं इसको रन करूँ ऐप को सिंपली, तो मुझे एरे को सॉर्ट करके दे दिया इसने। ठीक है, तो इन शॉर्ट प्रोग्राम तो सही चल रहा है। अब लेट्स से कि प्रोग्राम सही नहीं चलता, लेट्स से कि प्रोग्राम में एक एरर है, मैं +1 करने की जगह लेट्स से +2, लेट्स से कि यही एरर होता, +2 करता मैं। अब यहाँ पे ये एरर आ रही है, ठीक है, सॉर्ट बराबर से नहीं हो रहा। अब मुझे देखना है और मुझे फिक्स करना है इस एरर को, मैं फिक्स कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे कुछ भी नहीं पता, तो मैं क्या करूँगा, लेट्स से डिबगर पॉइंट मैंने लाइन नंबर 3 पे लगाया, फर्स्ट लाइन ऑफ ऑर्डर पे लगाया। ठीक है, 3 पे। अब 3 इसमें लगाते कैसे बता देता हूँ। तो जो भी लाइन होती है उसके राइट लेफ्ट साइड में आप होवर करोगे तो आपको एक लाल बिंदी दिखेगी, इस पर क्लिक करोगे तो डिबगर लग जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे डिबगर विंडो है, तो यहाँ नीचे ब्रेक पॉइंट्स में दिखने लगता है, तो यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट मुझे दिख रहा है। ठीक है, आप मैंने यही एक ब्रेक पॉइंट लगाया, मैं जितने लगाऊंगा उतने बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। मैं यहाँ पे भी लगा देता हूँ ताकि मुझे कंसोल, अब मैं तुमको दिखाऊंगा कंसोल को भी कैसे हम हटा सकते हैं, वो भी मैं दिखा देता हूँ तुमको। ये क्या है, ये रीफैक्टरिंग का आइकन है, जो अगर कुछ कोड है उसको रीफैक्टर कर सकते हैं, इसको बाद में कभी बता दूंगा, पर फिलहाल के लिए ऐसे हम डिबगर लगाते हैं और ये डिबगिंग पॉइंट्स हैं। अब मैं वापस अगर रीस्टार्ट करूँ अपना ऐप, तो अब देखोगे यहाँ पे ओरिजिनल आ रहा है, मेरा डिबगर पॉइंट आके रुक गया। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मैं नंबर्स का वैल्यू देख सकता हूँ। अल्तो मुझे दिख रहा है नंबर का वैल्यू क्या है ऑलरेडी, बट लेट्स से कि बहुत सारे मॉडिफिकेशन वगैरह हुई होती, तब मैं यहाँ पे नंबर पे होवर करूँगा तो मुझे नंबर का एक अरे दिख रहा है। ठीक है, समझा। डिबगर आप ऐसे यूज़ करते हो कि आप होवर करोगे तो आपको वैल्यू दिख जाएगी, आपको वैल्यू तो दिखेगी, साथ में अगर कोई प्रोटोटाइप वैल्यूज हैं तो वो भी दिख जाएंगे। ठीक है, सेकंड चीज़, लेट्स से कि मुझे देखना है कि नंबर के 0 इंडेक्स पे क्या है। एक ऑप्शन तो है कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है कि 0 पे फाइल, पर लेट्स से कि नंबर से 1000 आइटम्स का आ रहे होता, तब तो मैं मैनुअली नहीं देख पाता। ठीक है, अब मुझे लेट्स से 399 देखना है, तो मैं कैसे देखूँगा। तो दो ऑप्शन है, यहाँ पे एक वॉच का ऑप्शन है। ठीक है, वॉच पे मैं क्लिक करके नंबर्स ऑफ 5 अगर देखूँ तो मुझे यहाँ पे वॉच पे दिख जाता है, और ये वॉच हमेशा एक्टिव रहता है, तो पूरे थ्रू आउट एग्जीक्यूशन पे मैं ये वेरिएबल को देख सकता हूँ, नंबर ऑफ 5 का वैल्यू क्या है। यहाँ पे लोकल वेरिएबल्स दिखते हैं, तो जैसे कुछ वेरिएबल्स तो जो नोड ने खुद ने सेट किए हैं, जैसे डायरेक्टरी नेम, फाइल नेम, एक्सपोर्ट, मॉड्यूल वगैरह, और हमारे वेरिएबल्स भी दिख रहे हैं, जैसे नंबर हमने सेट किया। ठीक है, और हमने जो फंक्शन बनाया वो फंक्शन भी दिख रहा है, सॉर्टेड है, और सॉर्टेड नंबर यहाँ पे अब तक यूज़ नहीं हुआ है, मतलब डिफाइन वैल्यू असाइन हुई इसलिए अनडिफाइन दिख रहा है। तो डिबगर का एक पॉइंट रहता है कि ये होस्टिंग कर लेता है खुद से, ताकि इसको ऑलरेडी अपने कंटेक्स्ट पता हो, नॉर्मल प्रोग्राम्स में नहीं होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं कॉल स्टैक की तरफ। कॉल स्टैक तुम लोग समझ सकते हो कि किस ऑर्डर में कौन सी फाइल एग्जीक्यूट हो रही है, इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाद में धीरे धीरे तुम यूज़ करोगे वैसे वैसे तुमको समझने लगेगा कॉल स्टैक कैसे काम करता है। अब दूसरा एक और तरीका है कि यहाँ पे डिबग कंसोल है। ठीक है, ये पहले विंडो नहीं आती, अगर मैं इसमें जाऊँ, ठीक है, तो इसमें मैं कुछ एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, पर हालांकि मैं डिबगर पॉइंट पर तो मैं एग्जीक्यूट अब कर सकता हूँ। मैं डिबगर कंसोल पे आ गया, मैं सेम चीज़ लिखता हूँ, नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ, ठीक है, तो मुझे सेम ऑर्डर दिख रहा है। ये कंसोल है बेसिकली। ठीक है, डिबग कंसोल। अब इसका मतलब क्या है कि मैं इसमें ऑपरेशंस भी रन कर सकता हूँ। समझो मुझे नंबर 5 और नंबर 6 का सम निकालना होता, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, नंबर्स ऑफ 5 प्लस नंबर्स ऑफ 6 एग्जिस्ट ही नहीं करता, जैसे नंबर 4 लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे सम मिल गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एग्जीक्यूशन भी कर सकता हूँ चीज़ों को। अगर मैं दिखाऊँ, जैसे सॉर्ट अरे एक एग्जिस्टिंग फंक्शन है ना, जो अब तक इस प्रोग्राम के थ्रू तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है क्योंकि डिबगर रुक चुका है ना, तो ये कंसोल तो कभी नहीं आने वाला, लेकिन मैं इस फंक्शन को टर्मिनल पे एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे अगर ये रन करूँ, ठीक है, मुझे प्रोग्राम ख़त्म होने की ज़रूरत नहीं है, मैं फंक्शंस को यहाँ पे भी रन कर सकता हूँ। असिंक्रोनस फंक्शन ऑप्शनल होते हैं इसमें, नॉर्मल जो सिंक्रोनस फंक्शन है मैं उसको रन कर सकता हूँ, जैसे सॉर्ट अरे, तो मैं यहाँ पे भी देख सकता हूँ क्या है। तो मुझे ज़रूरी नहीं है कि
यहाँ पे मैं यहीं पे प्रोग्राम का वेट करूँ, मैं यहाँ पे डिफाइन करके भी यूज़ कर सकता हूँ इसको। ठीक है, ये समझ गया, ये क्लियर है टर्मिनल्स क्या क्या है, सॉरी ये ऑप्शंस जो जो दिख रहे हैं क्या क्या है, बेसिकली क्या बता रहे हैं। हाँ ठीक है, ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ें वेरिएबल्स का टैब है, वॉच का टैब है, कॉल स्टैक तुम लोग इग्नोर कर सकते हो, लोडेड स्क्रिप्ट को भी इग्नोर कर सकते हो, पर ब्रेक पॉइंट्स है, ब्रेक पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही तुमको बेसिकली प्रोग्राम रुकते हैं उसके बाद। अभी यहाँ पे कुछ और आइकन है वो भी बता देता हूँ मैं। तो पहला आइकन यहाँ पे ड्रैग का है, तो मैं ये जो विंडो को कहीं भी ड्रैग कर सकता हूँ। ठीक है, डीबग के ऑपरेशन को दिख रहा है। सेकेंड आइकन इसमें कंटिन्यू, और इसका एक शॉर्टकट की है F5। तो कंटिन्यू का मतलब क्या है कि नेक्स्ट डीबगर पॉइंट पे जा करके ऐप रुकेगा। हमारा नेक्स्ट डीबगर पॉइंट कितना है, लाइन नंबर 21 पे नहीं, लाइन नंबर 3 पे। समझा लाइन नंबर 3 पे डीबगर पॉइंट कैसे है, हाँ शॉर्ट अरे फंक्शन क्योंकि शॉर्ट अरे कॉल होगा, कॉल होने का डीबगर यहाँ पे जाएगा। ठीक है, हाँ। तो नेक्स्ट डीबगर पॉइंट क्या है 3। तो जैसे मैं इस आइकन पे क्लिक करूँगा मेरा डीबगर हट के लाइन नंबर 3 पे आ जाएगा। मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, मैंने क्लिक किया, लाइन नंबर 3 पे आ गया। अब तुम नोटिस करो चेंज क्या हुआ है, मेरा ब्लॉक स्कोप चेंज हो गया। पहले याद है कितने सारे वेरिएबल्स दिख रहे थे, अब कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि अब मैं शॉर्ट अरे के स्कोप के अंदर आ गया हूँ। तो मेरा ब्लॉक स्कोप चेंज हो गया, लोकल स्कोप में मेरा चेंज हो गया, अरे दिख रहा है क्योंकि ये लोकल स्कोप है। अब ग्लोबल स्कोप में मुझे और बहुत कुछ दिख रहा है। ठीक है, ये हम कभी बाद में कवर करेंगे। ग्लोबल स्कोप में सब एक्चुअली सब चीज़ें लोडेड होती है। अब नोटिस करो वॉच में जो हमने नंबर 5 लिखा था, अब वो रेफरेंस एरर आ रहा है, नंबर से नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि नंबर डिफाइन ही नहीं है। हम लोग ने नंबर तो भेजा था यहाँ से, पर हमने एक्सेस कर रहे हैं अरे के थ्रू, ARR के थ्रू, तो नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए वॉच अब एरर थ्रो कर रहा है। इसको हटा देता हूँ मैं। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो मैं ब्रेक पॉइंट पे जा सकता हूँ। ठीक है, तो ब्रेक पॉइंट पे हूँ ही मैं। अब यहाँ पे अगर तुमने नोटिस करो नंबर को मैंने डिबग कंसोल पे यूज़ किया था, अब मैं वापस से सेम चीज़ करने का कोशिश करूँगा तो मुझे एरर दे देगा, क्योंकि नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। नंबर का स्कोप खत्म हो चुका है। अब स्कोप किसका है, ARR का। ठीक है, तो मुझे सेम कमांड ARR के थ्रू लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ये एरर क्यों दे रहा है, मे बी होगा कुछ डीबगर पॉइंट्स। ये मुझे था स्वैपिंग का फंक्शन रन हो गया मे बी इसकी वजह से। डीबगर को तुम ऐसा मत सोचना कि डीबगर तुम्हारा एग्जीक्यूशन को कम्प्लीटली ब्लॉक कर देता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर लूप है, राइट। तो अब यहाँ एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। जिस लाइन पे डीबगर है ना, वो लाइन पे डिक्लेरेशन हो चुकी है, एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि लेट्स से कि अगर मेरे पास डीबगर ऐसा कुछ होता, कॉन्स्ट यूज़र इक्वल टू नेम पीयूष। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने नेम को लेट्स से बाहर निकाला होता, और अगर मैंने डीबगर यहाँ पे लगाया होता, लेट्स से पॉइंट नंबर 18 पे, मैं इसको रीस्टार्ट कर देता हूँ, तुमको दिखा भी दूंगा क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो अभी तुम देखो यहाँ पे यूज़र पे होल्ड करूँगा, यूज़र दिख रहा है मुझे बराबर से, पर अगर मैं नेम पे होल्ड करूँगा मुझे नेम नहीं दिखेगा, नेम अनडिफाइंड है, क्योंकि ये लाइन अब तक एग्जीक्यूट नहीं हुई है। पर ये मुझे एरर भी नहीं दे रहा कि नेम इज़ नॉट डिफाइंड, है ना। मतलब वैल्यूज़ होस्ट हो चुकी हैं, डिक्लेयर हो चुकी है, पर असाइनमेंट नहीं हुआ है अब तक। ठीक है, असाइनमेंट कब होगा, जैसे मैं नेक्स्ट पे जाऊँगा। नेक्स्ट पे जाने का तरीका क्या है, एक तो ये है कि नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट पे जाऊँ, या तो मैं नेक्स्ट लाइन पे जा सकता हूँ स्टेप ओवर करके। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट लाइन पे पहुँच गया। अब मैं नेम पे होल्ड करूँगा तो मुझे नेम दिख जाएगा, समझा। तो ये दो चीज़ें समझ गई। अब थर्ड चीज़, लेट्स से मैं यहाँ पे डीबगर होता, ये हटा देते हैं। लेट्स से मेरा डीबगर पॉइंट यहाँ पे है। अब ये वाला अगर मैंने इस पर क्लिक किया तो क्या होगा, डीबगर चला जाएगा लाइन नंबर 3 पे। क्या लेट्स से मैंने अगर डीबगर यहाँ पे लगाया था तो और पहले आइकन पे क्लिक करता तो मेरा लाइन नंबर 13 पे चला जाएगा। पर जब मैं नेक्स्ट करूँगा तब क्या होना चाहिए, नेक्स्ट करूँगा तो क्या, ये लिख के आ रहा है स्टेप ओवर। ठीक है, अब मैं इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ कहाँ जाएगा, देख रहे हो कहाँ गया। हाँ ये एक नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जा रहा है। इसका मीनिंग तुमको समझेगा वापस से, मैं बस दोनों का डिफरेंस समझेगा, दोनों आइकन्स का डिफरेंस क्या एग्जैक्टली। बट मैं ये वाला चीज़ पहले बता देता हूँ। स्टेप इनटू क्या है, स्टेप इनटू बेसिकली फंक्शन के अंदर जाना। ठीक है, अब देखो कहाँ रुका है, स्टेप इनटू कहाँ रुका, ये कहाँ रुकता, लाइन नंबर 13 पे। स्टेप ओवर कहाँ रुका, लाइन नंबर 13 पे। स्टेप इनटू रुका फंक्शन के अंदर। तो जो भी फंक्शन डिक्लेयर नेक्स्ट लाइन पर डिक्लेयर्ड है, मैंने अगर स्टेप इनटू पे क्लिक किया होता
तो मैं उस फंक्शन के अंदर चला जाता हूँ। फंक्शन के बाहर जाना है, बाहर आ गया। अब ये यहाँ पे क्यों रुक रहा है? अब तुमने नोटिस किया इस पर भी रुका, इस पर भी रुक रहा है, क्यों रुक रहा है? क्योंकि ये रिटर्न स्टेटमेंट है, फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म हो चुका है, ठीक है। अब रिटर्न हो रहा है वैल्यू, एग्जीक्यूशन खत्म हो चुका है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखो कि एग्जीक्यूशन का वैल्यू खत्म हो चुका है, रिटर्न पे रुकेगा ही, क्योंकि वो अब उस फंक्शन का पार्ट नहीं बचा, अब वो वैल्यू को भेज रहा है अपने साइड से, ठीक है। अब यहाँ पे रीस्टार्ट है, रीस्टार्ट तो काफ़ी सिंपल है, मैं रीस्टार्ट भी करूँगा। हमारे प्रोग्राम में कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने जो ऐप रन किया है वो हमने इंडिपेंडेंटली रन किया, एक कमांड के थ्रू रन किया। अगर मैं डिबगर पे रन करता, डिबगर के थ्रू, उसका भी तरीका बता देता हूँ मैं, कि यहाँ पे नो कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है, राइट। अगर मैंने कोई कॉन्फ़िगरेशन सेट करके रन किया होता तब ये रीस्टार्ट चलता, क्योंकि मैंने एक कमांड लाइन से रन किया है नोड ऐप करके, तो ये रीस्टार्ट नहीं चलने वाला, ठीक है। अब इसमें डिस्कनेक्ट, अगर इसमें क्लिक करूँगा डिबगर मोड हट जाएगा और नॉर्मल चलने लगेगा, तो हमको उस पर नहीं ध्यान देना है। यहाँ पे स्टॉप का भी ऑप्शन है, ठीक है, समझ गया। ये ऑप्शंस क्लियर है सबको? हाँ हाँ सबको ही क्लियर है? सब लोग एक बार अनम्यूट करके बताओ क्लियर है? क्लियर क्लियर। सबको ही क्लियर है, राइट? हाँ क्लियर है। ठीक है। हाँ क्योंकि तुम सबको याद रखो ये चीज़ कि तुम सबको जो भी तुम लोग डेवलपमेंट करोगे बैकएंड की स्पेशली, वो तुमको यही चीज़ से करना है, डीबगर मोड के थ्रू ही करना है। अगर मैंने कभी देख लिया ना कि तुमने नॉर्मल टर्मिनल पे यूज़ कर रहे हो तुम लोग, तो तुम लोग सब लोग डांट खाओगे, ठीक है। तो तुमको डीबगर मोड पे ही रन करना है, भले तुम डीबगर पॉइंट्स मत लगाओ, क्योंकि हेल्प करता है बेसिकली वो। तुमको नहीं पता कब तुमको डीबगर की ज़रूरत पड़ जाए, और तुमको ज़रूरत पड़ेगा तो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, तुम टर्मिनल बंद करोगे फिर एक नया टर्मिनल ओपन करोगे डीबगर के साथ, तो मेक सेंस ही नहीं करता ना फिर। ऐसा कुछ है नहीं कि तुम्हारी मेमोरी ले रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है, सेम मेमोरी पे चलता है, सिर्फ थोड़ा बहुत लेता रहेगा अपना एंड पॉइंट सेट करने के लिए, कोई पॉइंट नहीं बनता फिर, ठीक है। अगर डीबगर यूज़ करो, इंपॉर्टेंट है, कंसोल वगैरह यूज़ मत करो, डीबगर से सारे काम आसान हो जाते हैं, ठीक है। अब बैक टू एक्शन, डीबगर को यूज़ कैसे करना है, मतलब इफेक्टिवली कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक बार आपको रीस्टार्ट कर लेता हूँ, हटा देते हैं इसको। मैं डीबगर पॉइंट पे आ गया हूँ अरे सॉर्टेड अरे के अंदर, ठीक है। अब लेट्स से, अब मुझे नहीं पता ये एरर है इस लाइन में, ठीक है, मुझे बिल्कुल नहीं पता एरर है। अब हमारा टास्क यही है कि हमको फिगर आउट करना एरर है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेप ओवर कर रहा हूँ। तो मैं देखो सेम लाइन पे ही मेरा डीबगर हिला, पर सेम लाइन पे आके रुका, क्यों? क्योंकि ये जो फॉर लूप है ये खुद में ही 3 स्टेटमेंट है ना, एक तो डिक्लेरेशन, फिर एक कंडीशन और एक इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट होगा बाद में, तो इंक्रीमेंट के टाइम पे नहीं रुकेगा, पर इसने 2 बार क्यों रुका, एक तो डिक्लेरेशन पे रुक गया और एक कंडीशन पे रुक गया। अब मैं फिर से कर रहा हूँ, अब वो अंदर जा रहा है, अब ये वाला भी 2 बार रुकेगा, देखा 2 बार रुका, क्यों? क्योंकि एक बार रुका ये डिक्लेरेशन करने के लिए, सेकंड रुका कंडीशन के लिए। अब मैं आगे भेज रहा हूँ, अब वो अंदर चला गया। अब मुझे देखना है अरे ऑफ जे का वैल्यू कितना है, तो मैं इसको देखने का 2-3 तरीका है। एक तरीका है कि मैं डीबग कंसोल पे डाल दूँ, ठीक है। अब इस केस में दूसरा तरीका है वॉच का, क्योंकि अरे ऑफ जे पूरे एग्जीक्यूशन में रहने ही वाला है, तो मैं वॉच में डाल देता हूँ इसको, ठीक है। और सेम चीज़ अरे ऑफ जे ऑफ आई भी रहने वाला है, तो मैं वॉच में डाल देता हूँ इसको भी। तो मुझे पहले इक्वेशन में जब मेरे आई का वैल्यू 0 है और जे का वैल्यू भी 0 है, तब मेरे ए ऑफ जे का अरे ऑफ जे का वैल्यू कितना है 5 और अरे ऑफ जे प्लस 1 का वैल्यू है 2, ठीक है। मुझे समझ रहा है, मैं यहाँ पे आई और जे का वैल्यू भी डाल देता हूँ, तो मुझे मालूम पड़ा आई जे का वैल्यू क्या है और उस करस्पॉन्डिंग इंडेक्स का वैल्यू भी कितना है, ठीक है। अब मैं कर रहा हूँ नेक्स्ट। अब मैंने यहाँ पे आया, मैं टेम का वैल्यू देख रहा हूँ, टेम का वैल्यू 5 है जो कि अरे ऑफ जे का वैल्यू है। अब आइडियली सॉर्टिंग का एल्गोरिथम सबको क्लियर है कि स्वैप कर रहे हैं हम बेसिकली, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो अरे ऑफ जे का वैल्यू कितना होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था, अरे ऑफ जे का वैल्यू 2 होना चाहिए था। जब मेरा पहला इंडेक्स 5 और 2 है, तो स्वैपिंग करूँगा तो 2 ही होगा ना, ऊपर आगे जाएगा पीछे वाला, ठीक है। बेसिक एल्गोरिथम है स्वैपिंग का, ठीक है। तो लेकिन इसमें अरे ऑफ जे का वैल्यू कितना दिख रहा है मुझे 9। तो अब मुझे आइडिया आ गया कि इस लाइन पे ही एरर है, अगर मुझे एल्गोरिथम क्लियर है तो ऑफकोर्स। तो मुझे ये चीज़ समझ गई कि इस लाइन पे एरर है। एरर को फिक्स करने के 2 ही तरीके हैं, यहाँ पे +2 लिखा है, समझ गया मुझे कि +1 करना चाहिए, ठीक है, काम हो गया। तो एक तरीका ये हो गया फिक्स करने का एरर। मैं इसी सेम तरीके आगे पीछे करते रहूँगा, मुझे मालूम पड़ता रहेगा कौन से ऑर्डर में कहाँ जा रहा है, ठीक है। अगर लेट्स से कि कोई ऐसी इटरेशन है जो वेरी एक्सप्लिसिटली 5वें इंडेक्स के लिए फट रही है, तो मैं यहाँ पे एडिट ब्रेक पॉइंट कर सकता हूँ। अब मैं तुमको ये भी चीज़ दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं। मैं एक बार एग्जीक्यूशन को बंद कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं वापस चालू करता हूँ इसको। अब एक तरीका है ब्रेक पॉइंट लगाना, ठीक है।
पर अगर समझ लो कि अरे बहुत बड़ा होता, अरे लेट्स से 1000 आइटम्स का है और 1000 इंटू 1000 ऑलमोस्ट कितने हो गए, बहुत बड़ा नंबर हो गया। अब मुझे देखना है और मेरा एरर आ रहा है लेट्स से 300 के ऊपर, तो मैं क्या करूँगा, 300 बार क्लिक करूँगा? नहीं करूँगा 300 बार क्लिक। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे लेट्स से देखना है उस पॉइंट पे जब जे का वैल्यू 3 था, 3 मतलब लेट्स से 300 था, कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे एडिट ब्रेक पॉइंट कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने एडिट पे क्लिक किया, मैं यहाँ पे कब ब्रेक करना है उसका एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ। यहाँ पे लिखा है ब्रेक व्हेन एक्सप्रेशन इवेल्युएट्स टू ट्रू, इंटर टू एक्सेप्ट, एस्केप टू कैंसिल। तो अब मैं यहाँ पे लिख दूँ j इक्वल टू 3, j ट्रिपल इक्वल टू 3 और मैं इंटर दबा दूँ, तो मेरा ब्रेक पॉइंट एडिट हो चुका है। अब तुम नोटिस करो कि मैं ब्रेक पॉइंट हटा रहा हूँ, मैं ऐप को रन करता हूँ, मेरा ब्रेक पॉइंट रुका है। आइडियली क्या होता, 0 0 पे रुकता, क्योंकि फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होता तो 0 0 होता, पर तुम यहाँ पे देखो j का वैल्यू कितना है, 3 है। क्यों? क्योंकि ये तभी रुक रहा है जब j का वैल्यू 3 होगा। ठीक है, अब समझो तुम्हारा कोई ऐसा प्रोग्राम लिख रहे हो जिसमें तुमको इफ एल्स कंडीशन लिखी हुई है बहुत सारी। अब तुमको देखना है कि ये कंडीशन तभी रन हो जब मेरा कोई एल्स कंडीशन रन हुआ होता, तो तुम लोग ये चीज़ यूज़ कर सकते हो कि ब्रेक पॉइंट को एडिट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट का ऑप्शन है। जैसे ही अब मैंने बताया था कि मैं इस लाल बिंदी पे क्लिक कर दूंगा तो मेरा ब्रेक पॉइंट सेट हो जाएगा। पर अगर इसमें मैं राइट क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। एक तो ब्रेक पॉइंट ऐड करने का जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है, क्लिक करते हैं। सेकंड कंडीशनल ब्रेक पॉइंट का जो मैंने अभी तुमको दिखाया। नेक्स्ट चीज़ है ऐड लॉक पॉइंट। लॉक पॉइंट क्या है, अगर मैं लॉक पॉइंट लिख दूँ और मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखा लेट्स से टेम्प, ठीक है। अब मैं आगे मैं डीबग कंसोल पे आ जाता हूँ, मैंने आगे भेजा, तुम यहाँ पे देख रहे हो टेम्प लॉग हो रहा है। ठीक है, तो ये लॉक पॉइंट है बेसिकली, ये डीबगर पॉइंट नहीं है, आपको रोकेगा नहीं, बस वो कंसोल लॉक करते जाएगा। अब तुम खुद से सोचो कि तुमको मैनुअली कंसोल लॉग लिखने से अच्छा है तुम यहाँ पे एक लॉक पॉइंट ही ऐड कर दो, है ना। लॉक पॉइंट ऐड कर दो, तुमको क्या देखना है, यहाँ पे एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं हम लोग। तो अगर मैंने एक्सप्रेशन में लिखा टेम्प, तो एग्जीक्यूशन शुरू हो गया, वापस से रन करते हैं। ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग लिखने से अच्छा है मैं यहाँ पे एक लॉक पॉइंट ऐड कर दूँ। मैं फिर भी रिकमेंड करूँगा लॉक पॉइंट की कोई ज़रूरत नहीं होती है, चुपचाप ब्रेक पॉइंट यूज़ करो हमेशा। ठीक है, इसमें एक और चीज़ है ट्रिगर ब्रेक पॉइंट, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है। तो ये बेसिकली क्या होता है, एक ब्रेक पॉइंट के बाद दूसरा ब्रेक पॉइंट ट्रिगर करना है, सिक्वेंशियल ब्रेक पॉइंट। ये तुमको नॉर्मली यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है एटलीस्ट इस स्टेज पर, और अगर तुमको एक्सप्लोर करना है तुम लोग खुद से एक्सप्लोर करना, मैं एटलीस्ट ये वीडियो में तो कवर नहीं करूँगा, ये लेक्चर में कवर नहीं कर रहा। ठीक है, तो बेसिकली अब सबको क्लियर हो गया ब्रेक पॉइंट होता क्या है, एक्सेस कैसे करते हैं, लॉक पॉइंट्स क्या होता है, एडिट कैसे कर सकते हैं, बेसिक चीज़ें क्लियर हो गई, सबको क्लियर हो गई। हाँ ठीक है, ये काफ़ी अच्छा चीज़ है। पहली चीज़ मैं नोट बता रहा हूँ सबको, हमेशा मेक श्योर करना बैकएंड के ऐप अगर रन करो, टर्मिनल के कोई ऐप रन करो तो ब्रेक पॉइंट के मोड में ही रन करो। हमारे सारे ऐप जावास्क्रिप्ट में होते हैं तो तुम्हारे को कुछ अलग से इंस्टॉल करने का ज़रूरत नहीं है, तुम लोग यहाँ से जा कर के जावास्क्रिप्ट डीबग टर्मिनल चालू कर दो और तुम्हारा उस टर्मिनल पे कमांड रन करो। ठीक है, तो यही बेसिकली ब्रेक पॉइंट्स का पूरा ओवरऑल आइडिया होता है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे रन पे आप देख सकते हो, ये रन बेसिकली ये विंडो है, अगर मैंने कुछ स्क्रिप्ट लिखी हुई है ब्रेक पॉइंट पे तो वो रन कर सकता हूँ मैं। और यहाँ पे ब्रेक पॉइंट तो पता ही है, अगर मैं किसी ब्रेक पॉइंट को रोकता हूँ तो 2-3 नए टैब्स आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे वॉच आ गया, वेरिएबल आ गया, कॉल स्टैक आ गया, लोडेड स्क्रिप्ट आ गई। ये कभी कभी ज़रूरत लगता है इन सब चीज़ों का, पर नॉर्मली वॉच से, वेरिएबल से और ब्रेक पॉइंट से हमारा काम हो जाता है। इसमें 2 जेनरिक ब्रेक पॉइंट्स भी है, कॉट एक्सेप्शन, अनकॉट एक्सेप्शन। तो कोई भी ब्लॉक अगर कैच फंक्शन तुमने लिखा हुआ है और तुमको वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक ब्रेक पॉइंट लगाना है तो तुम यहाँ इसको टिक कर दोगे तो ऑटोमेटिक कैच में रुक जाएगा। और अगर अनकॉट लिखा है मतलब कोई हमारा ऐप ब्रेक होने वाला है, ठीक है, तुम्हारा ऐप फटने क्रैश होने वाला है, तो तुमको पता नहीं कैसे क्रैश हो रहा है, तो तुमने एक ब्रेक पॉइंट मार दिया कि कहीं से भी क्रैश हो ऐप, समझो 100 फाइल्स है उसमें किसी पे भी क्रैश हो रहा है तो मैं इसको मार दूँ अनकॉट एक्सेप्शन को, तो ये हमेशा रुकेगा उस पॉइंट पे आकर जहाँ पे भी फट रहा है कोड। ठीक है, वहाँ से हम ट्रेस बैक कर सकते हैं क्या इशू। तो ब्रेक पॉइंट क्लियर है सबको, ये कंसोल बेस्ड ब्रेक पॉइंट है, इसके भी ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करना क्योंकि वेब वाला भी कवर करना है। सबको क्लियर है? ठीक है, हाँ कुछ क्वेश्चन किसी को? नहीं ठीक है, एक दूसरा तरीका यहाँ से हम सबको एक साथ डिसेबल भी कर सकते हैं, इनेबल भी कर सकते हैं। जैसे तुमने बहुत सारा ब्रेक पॉइंट लगा दिया, तुमको हटाना नहीं है और तुमको चाहिए कि तुम्हारा एग्जीक्यूशन एक बार तुम मैनुअली देखो क्या हो रहा है, तो तुम सबको डिसेबल कर सकते हो ये वाले बटन पे क्लिक करके, और ये वाले पे क्लिक करके सब
डिलीट हो जाता है बेसिकली। प्लस पे क्लिक करोगे तो खुद से तुम ब्रेक पॉइंट ऐड कर सकते हो, ठीक है, मैनुअली, पर नॉर्मली बोलूँगा यहीं से कर लेना है, ये वाला ईजी पड़ता है, ठीक है। तो ये सबको क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं वेब वाले के ऊपर, ठीक है, वेब वाले के ऊपर चलते हैं। तो अब मैंने एक ऑलरेडी एक ऐप यहाँ पे रन करके रखा हुआ है, ठीक है, तो मैं वो ऐप लोड कर लेता हूँ। ठीक है, एक टेम्प्रेरी ऐप मैंने लोड कर लिया, ठीक है। अब लेट्स से अभी ये ऐप में तो कुछ फट नहीं रहा है, ठीक है, पर लेट्स से कि मुझे देखना है कि मैं कुछ ट्राई करता हूँ ना ऐप को ब्रेक करने का, तो मैं लिख देता हूँ मैंने एक अनयूज फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ मैं, ठीक है, अनडिक्लेयर फंक्शन को, तो ये फट जाएगा, जैसे मैं क्लिक करूँगा फट जाएगा, ठीक है। इसको कंपाइल में देते हैं, ये यहाँ पे वार्निंग दे रहा है, हटा दो। अब मैं जैसे ही इस कार्ड पे क्लिक करूँगा मेरा ऐप कटने वाला है, तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, कंसोल पे जाऊँ, मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक नहीं हो रहा क्या, कॉलम पे ही किया क्या, एक काम करते हैं, मैं इस पे लगाने की जगह वो लेवल पे लगाता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं डैशबोर्ड के लेवल पे क्लिक करूँगा कुछ ना कुछ होना चाहिए। अच्छा हाँ, ये टर्मिनल पे एरर देगी, अच्छा यहाँ पे दे रहा है एल इज़ नॉट डिफाइंड, कैसे बताऊँ, चलो ठीक है, कंसोल ही दिखाता हूँ, वही मैं सोच रहा हूँ करने के लिए, ठीक है। अभी देख यहाँ पे मुझे एक एरर आ रही है, लेट्स से एरर नहीं आ रही है, यहाँ पे मुझे मैंने कंसोल वंसोल कुछ किए थे वो दिख रहा है, ठीक है, कितना डेटा है, तो यहाँ पे मुझे साथ में उसके फाइल का नाम भी दिख रहा है, ठीक है। ये हम लोग वेब डिबगर्स पे जा रहे हैं अभी, मुझे यहाँ फाइल का नाम दिख रहा है, मैंने फाइल पे क्लिक किया, तो ये सोर्सेज के टैब में ओपन हो गई विंडो, ठीक है। तो यहाँ मुझे करंट फाइल दिख रही है, कौन सी फाइल मैंने ओपन की, यहाँ पे मैं कंसोल लॉग भी देख पा रहा हूँ। तो जो सेम चीज़ जो तुम लोग वी एस कोड में देखते हो या कर्सर में देखते हो, सेम चीज़ वो तुमको सेम टू सेम लोड हो रहा है तुम्हारे ब्राउज़र पे भी, जैसे टेस्ट डिटेल कार्ड, टेस्ट रिजल्ट कार्ड सॉरी, तो ये सेम नाम का फाइल यहाँ पे भी एग्जिस्ट करेगा, है ना, और सब कुछ सेम है बेसिकली, कोड वोड सब कुछ एग्जैक्टली सेम। तो ये बेसिकली क्या है, वेब डिबगर है, ये क्रोम का क्रोमियम जो इंजन है वो सपोर्ट करता है, उसकी मदद से हम ये कर पाते हैं, ठीक है। अब ये हो क्या रहा है, ये हम लोग को रन टाइम पे वेब ब्राउज़र पे डिबगर लगाने देता है, जैसे ये मंथली, लेट्स से कि ये फंक्शन है मंथ डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें कुछ एरर आती होगी, तो मैं सेम तरीका लाइन के ऊपर जाओ, क्लिक करो, डिबगर लग गया, पेज रिफ्रेश करता हूँ मैं, क्योंकि वो लोड का फंक्शन है, टेस्ट रिजल्ट का टेस्ट रिजल्ट अच्छा गलत ओपन कर लिया क्या मैंने, ये कंपोनेंट नहीं है, अच्छा अलग ही ये कंपोनेंट ही अलग है, टेस्ट रिजल्ट का अलग कंपोनेंट। समझा, यहाँ पे लगा था ना डिबगर, ठीक है। तो तुम देखो कि यहाँ पे डिबगर मेरा रुक गया, कोई भी फंक्शन में कहीं पे भी एरर आ सकता है, तो मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता देता हूँ तुमको डिबग कैसे करना है। तो यहाँ पे फंक्शन हुआ, सेम चीज़ मैं यहाँ पे डेटा देख पा रहा हूँ, क्या डेटा आया है मेरे पास, ठीक है, कौन से इंडेक्स पे क्या डेटा था। अब सेम चीज़ मुझे यहाँ पे भी मिल जाता है, वॉच का ऑप्शन दिख रहा है, ब्रेक पॉइंट्स का ऑप्शन दिख रहा है, तो जैसे तुमने वी एस कोड में से देखा ना, एक्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ पे तुमको दिख रही है, लोकल वेरिएबल्स, क्लोजर, और जहाँ पे डिबगर रुका है वो, नेक्स्ट डिबगर पॉइंट क्या है वो, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके इसको भी एडिट कर सकता हूँ, सेम चीज़ है, एडिट ब्रेक पॉइंट। अगर मुझे लेट्स से कुछ कंडीशनल लिखना होता कि जब मेरा अरे का लेंथ लेट्स से 50 है तो ही मेरे को चेक करना है, तो मैं वो एडिट के थ्रू लिख सकता हूँ, ठीक है। एक्जैक्टली सेम है वी एस कोड डिबगर से, बस डिफरेंस ये है कि तुम लोग को वैल्यू वी एस कोड पर नहीं दिखेगी, तुमको वैल्यू यहाँ दिखेगी, ठीक है। अब इसमें अब तुम लोग पूछोगे डिबग कंसोल कहाँ, जैसे यहाँ पे डिबग कंसोल मिलता है हमको, तुम लोग यहाँ पे सब कुछ एग्जीक्यूट वगैरह कर सकते हैं, तो इसमें कहाँ मिलेगा वो चीज़, तो उसमें जो नॉर्मल कंसोल टैब है ना हमारा, वही एक्सेस हो जाता है। तो जैसे मुझे देखना है कि डेटा में लेंथ कितना है, तो मैं रन टाइम पे देख सकता हूँ कितना लेंथ है, मुझे कोई फंक्शन एग्जीक्यूट करना है तो फंक्शन पे एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, ठीक है। सोर्सेज के टैब में वो दिख जाता है। इसमें वैसे ज़्यादा कुछ कवर करने को तो है नहीं, पर तुमको फिर भी बता देता हूँ मैं कि यहाँ पे तुमको फाइल सिस्टम भी दिख रहा है, जो तुम्हारा कोड का फाइल सिस्टम है ना, तो बेसिकली तुम इसको एज ए वी एस कोड ही ट्रीट करो,
ठीक है, सारे फाइल्स वगैरह सब दिखते हैं इसके अंदर। और जहाँ पे डिबगर चाहिए वहाँ डिबगर लगा दो, जहाँ पे लॉक पॉइंट चाहिए लॉक पॉइंट लगा दो। ठीक है, तो बेसिकली कंसोल लॉक की हमको ज़रूरत ही नहीं है, कभी भी हम लोग ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, पॉज का है, इसमें भी ऑप्शन यही है, नेक्स्ट डिबगर पॉइंट, स्टेप ओवर, स्टेप इनटू, स्टेप आउटसाइड, फिर ये वाला है हमारा स्टेप, हाँ कुछ तो है इसका भी, और ये है बेसिकली डिसेबल। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँ तो ऐप मेरा जो बार बार बंद हो रहा है वो नहीं होगा, मतलब नेक्स्ट टाइम मैं रिफ्रेश करूँगा तो मेरा ऐप ब्रेक पॉइंट पर रुकेगा नहीं। जैसे भी फर्स्ट टाइम रुका था राइट, अब नहीं रुकेगा, अब डेटा आ गया, क्योंकि मैंने सारे डिसेबल करके रखे हैं। ठीक है, वॉच वाला टैग है, इसमें हम लोग कोई भी वेरिएबल को वॉच कर सकते हैं ब्रेक पॉइंट पे। इसमें भी उनको दो ऑप्शन दिख जाते हैं, अनकॉट और कॉट वेरिएबल, जो सेम वी एस कोड में भी दिख रहा था। तो लमसम पॉइंट ये है कि सब कुछ सेम है वी एस कोड जैसा ही, सिर्फ डिफरेंस ये है कि आपका कोड विंडो वी एस कोड होता है, वेब डिबगर्स में आपको वेबसाइट के ऊपर ही डिबग करना पड़ता है। ठीक है, कंसोल में आप वेरिएबल्स को देख सकते हो, सोर्सेज में आप कोड को देख सकते हो, नेटवर्क कॉल में कोई एपीआई कॉल गई है तो उसको देख सकते हो। जैसे यहाँ पे बायो कैटेगरी की एपीआई कॉल गई है तो यहाँ पे डेटा देख सकता हूँ, प्रीव्यू के टैब में मैं रिस्पॉन्स भी देख सकता हूँ। अब लेट्स से कि मुझे ऐसा कुछ मेरे पास ऑप्शन है कि ये जो डेटा आ रहा है ना, ये लेट्स से कि हर यूज़र के अलग अलग आ रहा है। अब मुझे मिमिक करना है, मेरे लिए लेट्स से ऐसा कुछ प्रॉब्लम है जो मेरे लिए रिप्रोड्यूस नहीं हो रही है, पर लेट्स से सौरभ को इशू आ रहा है सेम चीज़ का, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस एपीआई वाले जो विंडो है इसको मैं ओवरराइड कर सकता हूँ, इस एपीआई का रिस्पॉन्स को भी ओवरराइड कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, एपीआई कॉल पे जाओ, राइट क्लिक करो, ओवरराइड कंटेंट का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करो, तुमको पूरा का पूरा कंटेंट दिख जाएगा, क्या डेटा तुमको सामने से अभी रिक्वेस्ट में है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इसको नहीं करते हैं काम करते, दूसरे एपीआई को करते हैं, ये लिस्ट की एपीआई है ना, तुमको डायरेक्ट टेबल पे दिख जाएगा यहाँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ओवरराइड करता हूँ, अब मैं पहला जो पर्सन है उसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, जैसे कैरी लिखा है इसका नाम मैंने से कैरी लिख देता हूँ। ठीक है, मैं रिफ्रेश करूँगा पेज को, डिबगर पॉइंट आ गया, इसको हटा देता है। तो यहाँ पे तुम देखो पेरी हो गया, डेटाबेस में कुछ चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, डेटाबेस में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, लेकिन मैं उसको मिमिक कर सकता हूँ नेटवर्क कॉल में ओवरराइड के थ्रू। जो जो चीज़ें ओवरराइड होती हैं वो ऐसी, जो पर्पल डॉट दिख रहा है ना, उसके थ्रू तुमको मालूम पड़ जाएगा कि फाइल हो, ये एपीआई कॉल ओवरराइड हुई है। ठीक है, अब तुमको जैसे कि तुमको ओवरराइड तो तुमने कर दी, लेकिन अब तुमको अन ओवरराइड भी करनी है, तब तुम सोर्सेज में जाओ, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पेज के आगे एक ड्रॉप डाउन है, इस पर क्लिक करोगे तो ओवरराइड दिखता है। या बाय डिफ़ॉल्ट ही, मतलब जैसे तुम किसी फाइल को ओवरराइड करोगे वो चेक हो जाएगा, तुम अनचेक करोगे तो ओवरराइड होना बंद हो जाएगा। मैं अब वापस रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे यहाँ पे कैरी दिख गया, कैरी आएगा। ठीक है, अब और क्या क्या टैब्स हैं इसमें इंपॉर्टेंट, जो फ़िलहाल भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो, तो इसमें तुम लोग यहाँ पे ये वाले फ़िल्टर्स देख सकते हो। जैसे कि कोई जावास्क्रिप्ट की फाइल लोड हो रही है, कोई इमेज नहीं लोड हो पा रही है, या कोई वेब सॉकेट लोड नहीं हो पा रहा है, या एपीआई कॉल का कुछ एरर है। मोस्टली हम एपीआई कॉल पे ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है। और इसमें हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, रिस्पॉन्स देख सकते हैं, प्रीव्यू देख सकते हैं। रिस्पॉन्स क्या था, ये रॉ रिस्पॉन्स है, ये रॉ रिस्पॉन्स एपीआई ने भेजा है। प्रीव्यू मतलब ये ब्राउज़र खुद से प्रीव्यू करके दिखा रहा है। इनिशिएटर कहाँ से एपीआई कॉल हुई थी, इसी सर्विस डॉट जेएस वाली फाइल है, इसके इस फंक्शन ने एपीआई कॉल की थी फेच डेटा की मदद से। यहाँ पे उसका बंडल में भी दिखा रहा है, बंडल से कहाँ से कोई थी। टाइमिंग में मुझे दिखा देता है कि कितना टाइम लगा एपीआई कॉल को आने को। तो एपीआई कॉल को आने को ऑलमोस्ट 1.7 सेकंड लगे थे, और डाउनलोड होने को 1.1 सेकंड लगा, और टोटल सेकंड ऑलमोस्ट 3.5 लगा। ठीक है, और इतना देर तक क्यू भी था। अब क्यू का मतलब क्या होता है, क्यू का मतलब ये होता है कि एक साथ 1000 एपीआई कॉल्स हम नहीं लिख सकते, तो ब्राउज़र क्या करता है, उसको क्यू कर देता है थोड़े थोड़े टाइम के लिए। तो ये क्यू हो गई। स्टॉल भी होती है, फिर यहाँ बाकी उसका एक्सप्लेनेशन भी तुमको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है हेडर्स। हेडर्स में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, जैसे ऑथराइजेशन है, यहाँ से ऑथराइजेशन वगैरह आप ये देख सकते हो। तो ये थोड़ा इंस्पेक्ट विंडो हो गया नेटवर्क को करने का, कि क्या डेटा पास हो रहा है बैकएंड पे, तो यहाँ से हम लोग उसको देख सकते हैं। और यहाँ पे जो मैंने ऑप्शन दिखाया था ओवरराइड कंटेंट का, वो ओवरराइड हेडर्स को भी ऑप्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये टोकन ये मुझे सिग्निफाई करता है जिस बंदे ने लॉगिन किया है, ठीक है, पर लेट्स से मुझे चाहिए कि इसमें ये टोकन सौरव को सिग्निफाई करे, तो मैं उससे टोकन ले लूँगा उसका, और यहाँ पे ओवरराइड हेडर में जा करके ये हेडर ओवरराइड कर दूँगा। तो मेरा जो ऐप है वो पूरी तरह से बिहेव करेगा कि वो सौरभ का ऐप है। ठीक है, जो भी तुमने इम्पर्सनेशन के कोई ऐप अगर देखा होगा इम्पर्सनेट करने के लिए, तो वो नॉर्मली ऐसे ही काम करता है, टोकन को ओवरराइड कर देते हो लोग,
और दूसरा टोकन यूज़ करते हो तो पूरा का पूरा ऐप ही दूसरा यूज़र के लिए हो जाता है। ठीक है, बाकी तो हो गया है, सारे टॉपिक्स तो कवर ही हो गए। किसी को कुछ और क्वेश्चन है? जैसे कि भैया आपने अभी एपीआई कॉल्स पे देखा है ना, लिस्ट और वो सब, हम्म, तो जैसे कि ये लिस्ट तो ओपनली सबको दिख रही है, तो कोई स्क्रैपिंग करके आसानी से निकाल सकता है ना। जैसे कुछ कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती है जिसके अंदर सारी एपीआई कॉल्स के जो डेटा आते हैं ना वो दिखते नहीं है, शायद से वो हाइड होके रहते हैं, तो वो पर्सनल विंडो पे वो जो डेटा है ना वो चोरी ना कर पाए। तो अपन लोग ऐसा करना चाहे तो कर सकते हैं। देख पहली चीज़ तो ये जो ये एपीआई है ना, ये कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये टोकन हमको पास करना पड़ता है। मैं तुमको टोकन का एक सेपरेट लेक्चर ले लूँगा, टोकन होता क्या एग्जैक्टली और कैसे हम हमारे ऐप को बचाता है वो। तो अगर लेट्स से कि मेरे पास ये एपीआई होती भी ना तो भी मैं एक्सेस नहीं कर सकता था इसको। जैसे ये गेट की एपीआई कॉल है ना। अब सबको लगेगा कि मैं यूआरएल उठा लूँ, उठा के नए टैब में डाल दूँ तो चल जाना चाहिए, पर एरर आ गई। एरर क्यों आई? क्योंकि यहाँ पे टोकन पास नहीं है। टोकन पास करने का चलेगा ऑफकोर्स। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन कि डेटा नहीं दिखाना, तो उसका भी तरीका है कि हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट जेसन में भेजते हैं। जेसन में ना भेज के हम लोग उसको दूसरे फॉर्मेट में भेज सकते हैं, पर वो डिपेंड करता है डेटा का कॉम्प्लेक्सिटी कितना है। ठीक है, जैसे अभी ये बायोमार्कर्स का कैटेगरी का डिटेल है ना, तो मुझे नहीं चाहिए डेटा प्राइवेट हो मेरे लिए। मतलब ये तो अच्छी बात है ना कि अगर लोगों को पता हो कितनी बायोमार्कर्स हैं, है ना। हाँ, तो वो डिपेंड करता है, बिजनेस डिसीजन हो गया कि मेरे को किस डेटा को भेजना है, किस डेटा को इनक्रिप्ट करना है, या किस डेटा को मुझे हैश करना है। वो डिपेंड करता है बिजनेस ओरिएंटेड डेटा से। अब लेट्स से कि यहाँ पे कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन मतलब एज्यूम कर लो कि क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो वो मैं नहीं चाहूँगा कि वो ऐसी ओपनली आ जाए किसी के पास भी, एडमिन के पास भी ना आए। एग्जाम्पल के तौर पर पासवर्ड ही ले लो। अब पासवर्ड जैसे फील्ड है, तो पासवर्ड को हम लोग ऐसे ही रॉ नहीं भेजते, उसको हम लोग हैश करके भेजते हैं, ताकि अगर पासवर्ड एक्सपोज भी हो जाए तो भी किसी को कुछ उखाड़ ना पाए पासवर्ड लेकर के बेसिकली। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि कौन से किस एपीआई के लिए करनी है, किस एपीआई के लिए नहीं करनी है। मोस्टली नहीं ही करते हैं, क्योंकि तेरे को तू मतलब देख अभी एज ए एडमिन है राइट, तो एपीआई अगर एक्सेस मैं कर पा रहा हूँ तो बेसिकली मैं सारा डेटा खुद ही देख सकता हूँ ना। तो अगर मैं वहाँ पे डेटा हैश करके भेजूँ या इनक्रिप्ट करके भेजूँ तो अल्टीमेटली, लेकिन एज अ फीचर मुझे यहाँ पे तो डेटा दिखाना ही है उसको, है ना। तो फिर कोई सेंस नहीं बनाता ना यहाँ पे भी हैश करने का। तो सोचा मैं जैसे नहीं भेजूँ, जैसे नहीं दिखाऊँ, क्योंकि मुझे पता है इस एपीआई को एक्सेस करने के लिए मुझे टोकन चाहिए ही, और बिना टोकन के तो चलने ही नहीं वाली। ठीक है, अब उसके ऊपर हम लोग एक ओनियन मॉडल यूज़ कर सकते हैं। वो ओनियन मॉडल क्या होता है कि ज़्यादा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन, जैसे आईपी वैलिडेशन लगा दो और लोकेशन वैलिडेशन लगा दो, और मैक का मैक एड्रेस का लगा दो वैलिडेशन। तो और बहुत सारे वैलिडेशन लगा सकते हो। पब्लिक राउटर कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, अगर पब्लिक राउटर है तो ओपन मत करो वेबसाइट। तो ये बहुत सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हम लोग फॉलो कर सकते हैं, पर नॉर्मली ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि टोकन से हमारा 99% काम हो जाता है। पर अगर हाँ, अगर कभी लगेगा या किसी प्रोजेक्ट में लगता है तो हम लोग कर सकते हैं। और अगर तुमको चाहिए तो मैं तुमको लेक्चर भी दे देता हूँ उसके ऊपर एक, ठीक है, कैसे ठीक है। सिक्योरिटी पे कैसे हम ध्यान देते हैं। ठीक है, बाकी अगर तुमको सिक्योरिटी अगर ज़्यादा ऐसा इंटरेस्ट आ रहा है तो तुम लोग यहाँ से पढ़ सकते हो। ओवास की वेबसाइट पे जा करके, ये ओवास की वेबसाइट पे जाकर तुम लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छी वेबसाइट है। तो इसकी वेबसाइट एक्सप्लोर करो तो तुमको बहुत सारे सिक्योरिटी फंडामेंटल्स मिलेंगे। पर वो सेपरेट चीज़ है। हमारा आज का गोल डीबगर था, तो डीबगर पे किसी को कुछ क्वेश्चन है? नहीं किसी को भी नहीं है कुछ क्वेश्चन? नहीं, मतलब एक बार आपने समझा दिया ना, तो ट्राई करते रहेंगे तो वो फिर समझ में आ जाए, धीरे धीरे ठीक है। पकड़ में आ जाएगा बस वो। मेक श्योर करना कि तुम कोई भी ऐप रन करो तो तुम लोग अगर बैकएंड का ऐप रन कर रहे हो तो वो जावास्क्रिप्ट पे टर्मिनल पे रन करो, मतलब डीबगर मोड पे रन करो। और अगर तुम लोग वेब का ऐप यूज़ कर रहे हो तो तुम लोग ये सोर्सेस वाला जो विंडो है इसको थोड़ा हैंडी करो, ये वाले सोर्सेस, क्योंकि ये तुमको अच्छा हेल्प करेगा डीबगर करने के लिए। अभी तक तुम लोग ने कोई एक्चुअल में कोई एरर फेस नहीं किया है। ठीक है, अगर मैं अब तक बोलूँ तो तुम लोग काफ़ी स्ट्रीमलाइन ही चल रहा है, किसी को कुछ इश्यूज़ नहीं आ रहे। पर नॉर्मली प्रोजेक्ट्स में ऐसा नहीं होता है, तुमको बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं। और प्रोजेक्ट का जैसे फाइल भी है ना, जैसे मैं एग्जांपल दिखाऊँ, ये फाइल कितने का है, ऑलमोस्ट 500 लाइन का है। अभी सौरभ जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहा है उस प्रोजेक्ट में उस फाइल का साइज़ ऑलमोस्ट 10,000 है। ठीक है, तो उस कॉम्प्लिकेशंस में ना कंसोल लॉग्स इतने इफेक्टिव नहीं होते, डीबगर्स बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर करो इसको डे टू डे हैबिट बनाओ अपनी, यूज़ करना कैसे करना है। जितने लेवल तक कर सकते हो उतना अच्छा है। ठीक है,
तो अगर किसी को और कुछ क्वेश्चन नहीं है तो हम रैप अप करते हैं। तुम लोग को भी क्लियर है ना? ठीक है।